तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का हमने ये तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में एसआई यूनिट के बारे में पढ़े थे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट्स को रखा गया है। मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड। और ऐसे ही 7 क्वांटिटीज को कुछ असाइन किया गया है एसआई सिस्टम में यूनिट्स। ये हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट क्लास। फिर मास, लेंथ और टाइम का मेजरमेंट हमने किया था कि मास का किलोग्राम के अलावा और भी यूनिट्स होते हैं, बहुत सारे यूनिट होते हैं मास के, जैसे पाउंड होता है, ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, ये सब देखे थे। और लेंथ का भी यूनिट बहुत सारे हमने देखे थे, जैसे माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर और पार्सेक यूनिट देखे थे, और एंगस्ट्रॉम यूनिट, बहुत सारा यूनिट हमने देखा था लेंथ के लिए। और टाइम के लिए भी हमने बहुत सारे यूनिट देखे थे, जैसे मिली सेकेंड, सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, ये सब हमने यूनिट देखा था टाइम के लिए। फिर हमने कंप्लीट किया, एरर कंप्लीट किया था, जिसमें एरर क्या होता था कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को एरर बोलते थे हम लोग। और एरर दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे हम लोग, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर को हम लोग फाइनल आंसर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके और करेक्ट आंसर ला सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर का कॉज पता नहीं रहता है हमें कि वो क्यों एरर आ रहा है, और इस एरर को ठीक नहीं किया जा सकता है, रैंडम एरर को। तो एरर दो टाइप का था, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया है। तो इस क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ सीखने वाले हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है ये पहले आप देखिए। जैसे स्केल, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल दिया हुआ रहता है, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और 10 डिवीजन बनाया हुआ रहता है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट होकर और 1 2 3 4 और 5, यहाँ से ये यहाँ पे बोलते हैं 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, 3 4 5 मिलीमीटर होता है, ये 5 मिलीमीटर होता है। और वैसे ही और 5 अगर आगे जाएंगे तो 10 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ है, तो इसको आप 10 मिलीमीटर लिखते हैं, या इसको 1 सेंटीमीटर भी स्केल में लिखा हुआ रहता है। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग बोलते हैं कि सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट को मिलाकर और सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। तो सर्टेन डिजिट और 1 अनसर्टेन डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर में रखेंगे। तो इसमें अगर लेंथ अगर हम मेजर करें, तो यहाँ से समझिए एक लेंथ दिया हुआ है, ये 5 था और ये 6, तो 6 से थोड़ा सा आगे है यहाँ पे S। तो इस लेंथ को कितना, इस रॉड के लेंथ को कितना हम लिखेंगे यहाँ पे? तो 5 mm है, यहाँ तक 5, और ये 6 से थोड़ा आगे है। तो 6 तो अब पता है मुझे कि 6 है, लेकिन वो 7 से कम है। 6 से तो ज्यादा है लेकिन 7 से कम है। लेकिन तो ये कहाँ पे है मुझे पता नहीं चल रहा है इसमें। तो 6 पॉइंट और पॉइंट के बाद जो भी यहाँ पे लिखा जाएगा वो गेस करके लिखा जाएगा, अप्रोक्स वैल्यू लिखा जाएगा। एग्जैक्ट तो मेजर करने के लिए डिवीजन बनाया ही नहीं गया है इसमें, तो डिवीजन नहीं बनाया गया है इसमें मेजरमेंट करने के लिए। तो हम गेस करके इसको लिख सकते हैं 6 पॉइंट, कोई बोलेगा कि सर 6.5 लिख दीजिए, 6.5 mm। कोई बोल सकता है कि नहीं 6.5 नहीं लग रहा है मुझे, 6.6 लग रहा है, क्योंकि ये 7 तो है नहीं, 6 के आगे है। देखिए ये 6 mm है, ये 7 mm है, तो 6 और 7 के बीच में कहीं है, तो इसको कोई 6.6 mm भी लिख सकता है, ऐसे इस तरह से लिख सकता है कोई। तो इसमें ये सर्टेन डिजिट है और ये डिजिट अनसर्टेन है। इसके बारे में कंफर्म हम नहीं है कि ये 6 ही है कि 5 ही है, क्योंकि इसके लिए इसमें डिवीजन नहीं बना हुआ है। तो इसको 6.6, 6.5 या 6.4 भी कोई लिख सकता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर पूछा जाए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें लिखा जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 1 सर्टेन डिजिट और ये फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, तो 2। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है? 2। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फाइंड करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये सारे स्केल के लिए अलग से ये नहीं पढ़ाया जाएगा, और कुछ रूल्स बना दिया गया है सिग्निफिकेंट फिगर पता करने के लिए, कुछ रूल्स बने हुए हैं। तो वो रूल्स क्या है?
तो फर्स्ट में ये रूल है कि लेफ्ट साइड में जो जीरो होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। मतलब ऐसा कहीं लिखा हुआ है 0 0 1 4 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ ये तीनों नंबर ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। फिर वैसे ही अगर एक नंबर 0.00143 ऐसे भी लिखा हुआ है तो भी सिग्निफिकेंट फिगर यही तीनों नंबर है। इन तीनों का सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन के चलते आया है। ये नंबर हो सकता है कि ये यूनिट कन्वर्जन करने से आया हो। तो लेफ्ट मोस्ट जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। अगर राइट साइड के जीरो की बात करें तो अगर ये डेसिमल वाला डिजिट है, राइट साइड के जीरो की बात कर लेते हैं, 1 4 3 2 और इसके आगे 0 0 लगा हुआ है ऐसे, तो ये सब जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर इसके आगे यूनिट नहीं लिखा हुआ है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 4, ये चारों है। लेकिन अगर इसके आगे एक यूनिट लिखा हुआ है 1 4 3 2 0 0 0 और यहाँ पे किलोग्राम ऐसा लिखा हुआ है कुछ, तब सिग्निफिकेंट फिगर बोलना है। इसमें इसको काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर। तो 4 और 3 7, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 7। तो इस सेकेंड में क्या रूल समझ में आ रहा है हमें कि अगर कोई एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ ऐसे नंबर लिखा हुआ है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जीरो को नहीं लेंगे। जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। क्यों ये नॉन सिग्निफिकेंट है? क्योंकि हो सकता है कि ये 1432 और ये 999 हो और किसी ने राउंड ऑफ करके उसको लिख दिया हो ऐसे। लेकिन जब ये एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा, किसी इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट जब ये होगा, तब सिग्निफिकेंट फिगर को 7 लिखा जाएगा। मतलब इस जीरो को भी काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर में। फिर और रूल क्या है कि 10 टू द पावर के टर्म में जो होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 1.47 है और इंटू 10 टू द पावर 3, तो इसका कुछ भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, सिर्फ ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो ये सारे रूल इसमें कवर हो गए। आप अब कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं रैंडमली इधर क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको बताना है कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा इस नंबर में। सिग्निफिकेंट फिगर पता करना है इस नंबर में। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं यहाँ, 21.403.200 मीटर ऐसे है मेजरमेंट लिखा हुआ। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर में चैट बॉक्स में सेंड करना है। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना होना चाहिए? जो जीरो ट्रैप है, ये क्या है? ये एंड में जीरो है, राइट एंड में, और अगर लेफ्ट एंड में जीरो है उसके लिए ये सब रूल बताए। तो अगर ट्रैप है बीच में, अगर जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट हमेशा होगा, चाहे डेसिमल नंबर हो या इंटीजर नंबर हो, दोनों ही केसेस में ये सिग्निफिकेंट होगा जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं, ये अगर यहाँ यूनिट लगा हुआ है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, और अगर यहाँ पे यूनिट नहीं रहता तब इसका काउंट नहीं करते। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया है 8 इसमें। और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 2.14200 और इधर भी जीरो ले लेते हैं, देखिए इसमें, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए बोला जाए इसमें, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन ये सिग्निफिकेंट होगा। पॉइंट के बाद यानी डेसिमल नंबर के लिए इस साइड में सिग्निफिकेंट होगा जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो क्या ध्यान में रखना है आपको कि खाली जीरो के बारे में सोचना है, नॉन जीरो तो हमेशा सिग्निफिकेंट है। नॉन जीरो नंबर डेसिमल लगा हुआ है, यूनिट लगा हुआ है कि नहीं, वो सब नहीं सोचना पड़ेगा। नॉन जीरो नंबर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अगर जीरो है इसके बारे में सिर्फ सोचना है कि कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट है और कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट है। तो जीरो के लिए क्या रूल है कि लेफ्ट मोस्ट वाला जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, और अगर ट्रैप जीरो है, दो नॉन जीरो के बीच में आ गया है जीरो, तो वो सिग्निफिकेंट है। और सबसे राइट मोस्ट अगर जीरो है, सारे डिजिट के एकदम राइट में है, बीच में नहीं है जीरो, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट है जब डेसिमल लगा हुआ है या पॉइंट लगा हुआ है। और अगर इंटीजर नंबर है तब लास्ट में जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट नहीं हुआ है वो जीरो। और एग्जांपल लेते हैं यहाँ, 003.1
20,200 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए? सिग्निफिकेंट फिगर ट्राई कीजिए, ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है इसमें? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस डिजिट 003.120, ये सब, ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट, और यहाँ पॉइंट लगा हुआ है इसलिए इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में इसको काउंट किया जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो के बीच में ट्रैप है ये। तो टोटल सिग्निफिकेंट 1 2 3 4, 4 तो नॉन जीरो हो गए और ये तीनों जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 7, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 7। इसमें ट्राई कीजिए 0 0 1 2 3 0 0, ऐसा नंबर लिखा हुआ है, सिर्फ एक बीच में भी जीरो कर ले रहे हैं, 0 0 2 0 0 ऐसा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? तो नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही, यानी 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट, और जीरो में ये जीरो और ये जीरो, ये लीडिंग जीरो और ट्रेलिंग जीरो, ये दोनों जो जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं हम तब ये सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाता है। तो ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट, ये भी, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे जो ट्रैप है बीच में। तो 1 2 3 4 5, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 5। So I hope you understood how we find significant figure in given digit. अब हम लोग राउंडिंग ऑफ सीखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर का ये सब रूल था, हाउ टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर। अब क्या सीखने वाले हम लोग? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ तो ऐसे लोअर क्लासेस से भी आप करते आए होंगे कि 2.5 है तो उसको 2.5 को 2 लिखेंगे कि 3 लिखेंगे? बताइए, चैट बॉक्स में मुझे सेंड कीजिए आप। 2.5 को 2 लिखा जाएगा राउंड ऑफ करके कि 3? राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ सीखने से पहले कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन है मेरा 2.35, सेकेंड क्वेश्चन है 2.45, थर्ड है 2.451, फिर और राउंडिंग ऑफ करने के लिए है 2.46, 2.36। इन सब नंबर का राउंडिंग ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ करेंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ करना है, मतलब शुरू के 2 डिजिट ही रखना है मुझे फाइनल आंसर में। तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए इसका राउंडिंग ऑफ करने के लिए, फिर इसका रूल्स बताएंगे हम कि कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ का क्या रूल है? अगर 3 से ज्यादा है ये डिजिट, 5 से ज्यादा है ये डिजिट, अगर जैसे ये 6 डिजिट है तो ये 1 इंक्रीज हो जाएगा इधर। 5 से ज्यादा और 5 से कम रहने पे इंक्रीज नहीं होगा। जैसे यहाँ अगर रहता है 2.34 रहता है या 2.23 रहता है ऐसे, तो मुझे इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो सिर्फ ये दोनों के बारे में सोचना है। 2.2, तो इसका नेक्स्ट डिजिट 3 लेस देन 5 है, ये लेस देन 5 है तो ये 2.2 ही रह जाएगा, 2.2। लेकिन अगर इसका नेक्स्ट डिजिट ये 5 से ज्यादा होता तब ये 2.2, ये 2 को इंक्रीज कर देता 1, लेकिन फिलहाल ये 2.2 ही रहेगा क्योंकि ये डिजिट 5 से कम है। फिर यहाँ 2.34 में मुझे सिर्फ 2.3 लिखना है, तो ये डिजिट जब रिमूव करेंगे तो उसके बदले में लेफ्ट साइड में 1 इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि ये 5 से कम है नंबर। तो 2.3 ही आंसर आ गया इसका, 2.3। वैसे ही जब 2.36 को करेंगे तो ये डिजिट देखिए 2.36 में ये ग्रेटर देन 5 है ये नंबर, तो 2.3 हो जाएगा 2.4। 2.3 क्या हो जाएगा? 2.4, मतलब 3 में 1 इंक्रीज कर देंगे, इधर से 1 इंक्रीज करके लिखेंगे, है कि नहीं? ये देखिए 2.46, तो ये 5 से ज्यादा है ना नंबर, तो 2.4 को क्या लिखा जाएगा? 2.5 लिखा जाएगा, ये 1 इंक्रीज कर देगा इस साइड में। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? ये 2.451 है, अब ये 5 से ज्यादा है। 5 1 का मतलब क्या है?
50 अगर होता ये 50, तब इसको 5 ही कंसिडर किया जाता, लेकिन ये 51 है यानी 5 से ज्यादा है, तो ये 4 को एक इंक्रीज कर देगा ये, तो 2.5 हो जाएगा। 2.4 जो था उसको क्या लिख पाएंगे हम, 2.5, क्योंकि 4 के आगे का डिजिट 5 से लेस नहीं है, 5 से ग्रेटर है, 51। 51 मतलब आधे से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में क्या होगा कि 2.45 2.35 है, तो इसमें एग्जैक्टली 5 ही आ गया, 5 से ज्यादा भी नहीं आया और 5 से कम भी नहीं आया। इसमें इवन ऑड वाला रूल काम करेगा, मतलब ऑड नंबर रहेगा तो इंक्रीज होगा और इवन नंबर में इंक्रीज नहीं करेंगे। तो ये 2.45 था, तो ये इवन नंबर है, इवन, तो 2.4 ही रह जाएगा, 2.4। और अगर ये ऑड नंबर है, ऑड ये 3 है, तो 2.35 को दो सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है मुझे, तो 2.4 लिख दिया जाएगा, 3 को 1 इंक्रीज करके लिखेंगे। तो इतना सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है। अब ये इवन ऑड वाला क्यों रूल है, क्योंकि जब आप मेजरमेंट करेंगे 4 5 कुछ ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो इवन और ऑड दोनों में इंक्रीज करेंगे तो फाइनल आंसर में एरर ज्यादा आएगा। तो इवन और में से किसी एक में इंक्रीज कर लेते हैं और किसी एक में नहीं करते हैं, और ये बाय कन्वेंशन ऐसा लिया हुआ है कि इवन में नहीं करना है इंक्रीज 5 होने से, और ऑड में 5 होने से इंक्रीज करना है। इवन और ऑड दोनों में इंक्रीज नहीं करना है, या दोनों में भी डिक्रीज भी नहीं करना है। इवन में अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो ऑड में आपको एक इंक्रीज करके लिखना है, ताकि फाइनल आंसर में जो इसमें ऐड हो रहा है इसमें कम लिख रहे हैं, एक्चुअली इसका वैल्यू 2.45 था तो हम कम ही लिख रहे हैं ना, 2.4 ही लिखे, और ये 2.35 था तो इसको हम 2.4 लिख दिए, तो इसको अधिक करके लिखे तो इसको कम करके लिखे, तो फाइनल रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बाय कन्वेंशन रूल बना हुआ है कि इवन में नहीं करना है, ऑड में करना है। ऐसा कोई इस फिजिकल सिग्निफिकेंट इसका नहीं है इस सिचुएशन का। तो ये रूल फॉर राउंडिंग ऑफ है। अब इससे आप सारे क्वेश्चन को आप राउंडिंग ऑफ आराम से कर पाएंगे। जैसे मैं एक सिचुएशन याद दे रहा हूँ, देखिए इसको राउंडिंग ऑफ करके बताइए क्वेश्चन। 2.452 ऐसा मैंने दे दिया, तो ये तो इवन नंबर है, इवन, तो इवन नंबर आने से नहीं इंक्रीज होना चाहिए। 2.4 2.5 नहीं हो सकता है, लेकिन ये 5 से ज्यादा डिजिट है, 52 है ये, इसलिए इंक्रीज होगा, यानी 2.5 होगा ये। लेकिन अगर 2.450 हो जाता, 2.450 मतलब ये 5 ही है, एग्जैक्टली 5 ही आ गया और आगे का डिजिट 0 है, तो ये ऑड नंबर है इसलिए इंक्रीज नहीं करेगा, यानी 2.4 होगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये दोनों एकदम एक जैसा है, फिर भी इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। 2.452 का राउंडिंग ऑफ करने पे दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक 2.5 आएगा, और 2.450 का दो सिग्निफिकेंट तक राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.4। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि ये 50 मतलब एकदम 50 के इक्वल है, 50 से ज्यादा नहीं है, तो एकदम 50 या 5 ऐसे आने लगे, 5 मिडिल में एकदम आने लगे, यानी 6 और 4 के बीच में आने लगे ऐसे 5, तो इसको देखेंगे इवन है कि ऑड है। देखिए यहाँ पे ऑड रहने पे चेंज होगा, यानी 2.3 का 2.4 होगा, और इवन नंबर है तो चेंज नहीं होगा, 2.4 का 2.4 ही रह गया आंसर, यानी इवन में नो चेंज और ऑड में वी इंक्रीज नंबर बाय 1 इन केस ऑफ ऑड नंबर। ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, सेकेंड चैप्टर का, डायमेंशन एंड इट्स एप्लीकेशन। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट हाउ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड विथ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या इंडिकेट करता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल से कैसे रिलेटेड है। तो डायमेंशन मैकेनिक्स में हम लोग एम, मास के लिए डायमेंशन यूज करते हैं एम, और लेंथ के लिए डायमेंशन एल यूज करेंगे एल, और टाइम के लिए डायमेंशन टी यूज करेंगे एम एल टी। और बाकी अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो उसके लिए ए यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए के यूज किया जाता है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम लोग एम एल टी वाले डायमेंशन को सीखेंगे, जो सिर्फ मैकेनिक्स में इससे काम चल जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो और आ जाएगा, केल्विन आएगा।
इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो एम्पियर आ जाएगा वहां पे, और लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जगह पर कैंडेला यूज करेंगे। लेकिन मैकेनिक्स में एम, एल और टी यूज होगा, मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल और टाइम के लिए टी। तो अगर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसका डायमेंशन पहले लिख लेते हैं हम। तो मास का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ मास अगर आया मास तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन है डायमेंशन का। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि इस क्वांटिटी का आप डायमेंशन लिखने जा रहे हैं। तो मास का डायमेंशन होता है, उसमें सिर्फ एम ही है, एक ही एम, क्योंकि फंडामेंटल नाम ही है इसका फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी बाकी दूसरे क्वांटिटी से ये रिलेटेड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए मास का ओनली एम होगा। या एम का पावर वन है तो वन लिख सकते हैं। वैसे ही लेंथ का डायमेंशन क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ लेंथ के लिए एल लिख देंगे हम लोग, और डायमेंशन ऑफ टाइम अगर होगा तो टी लिख दिया जाएगा। ये तीनों फंडामेंटल का डायमेंशन हुआ। अगर डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन देखें, जैसे सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड का डायमेंशन लिखना होगा तो स्पीड का कोई फॉर्मूला याद करना है पहले। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ हम डिस्टेंस अपॉन टाइम का डायमेंशन लिखेंगे, और डिस्टेंस का एल होता है, डिस्टेंस मीटर में मेजर करते हैं हम लोग, और मीटर का डायमेंशन में एल यूज करेंगे, तो टाइम के लिए टी। तो इस तरह से स्पीड का डायमेंशन क्या आ गया, स्पीड का डायमेंशन आ गया एल टी माइनस वन, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में। वैसे ही ये स्पीड का डायमेंशन हो गया, तो वेलोसिटी का भी डायमेंशन यही होगा, क्योंकि वो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर, और यूनिट तो सेम है दोनों का, मीटर पर सेकेंड। अब वैसे ही एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ ए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कुछ याद करिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यही होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम को बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसका डायमेंशन वही आएगा जो वेलोसिटी का डायमेंशन है, यानी एल टी माइनस वन। क्योंकि जब दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो रिजल्ट में वही क्वांटिटी का यूनिट आ जाता है। जैसे 3 kg माइनस 1 kg करने पे फाइनल आंसर 2 kg यानी किलोग्राम ही आएगा। दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 मीटर माइनस 2 मीटर, तो आंसर मीटर में ही आता है, 1 मीटर। तो वैसे ही वेलोसिटी को वेलोसिटी में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका यूनिट क्या आएगा, वेलोसिटी का ही यूनिट आएगा, यानी डायमेंशन क्या आएगा, एल टी माइनस वन। और डिनोमिनेटर में टाइम है, तो टाइम के लिए टी, तो ये न्यूमरेटर में जाकर माइनस टी हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सेलरेशन का डायमेंशन मिल जाएगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू डायमेंशन हो गया इसका। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड डायमेंशन ऑफ ऑल अदर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब इस डायमेंशन का यूज क्या है, तो ये पढ़ लेते हैं हम। तो डायमेंशन का क्या क्या एप्लीकेशन हम लोग सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि इट इज यूज टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। तो कोई फॉर्मूला करेक्ट है कि रॉन्ग है, वो डायमेंशन से चेक कर सकते हैं हम लोग। तो एक फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला एक देखते हैं वो करेक्ट है कि रॉन्ग, चेक करें। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम आना चाहिए। अगर फॉर्मूला करेक्ट है तो एलएचएस और आरएचएस का सेम डायमेंशन आना चाहिए। तो एक फॉर्मूला ये चेक करते हैं हम लोग, टी इक्वल टू होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, वेयर एल इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन देख, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आना चाहिए। तो एलएचएस में टाइम का डायमेंशन मुझे लिखना है, तो डायमेंशन ऑफ टाइम तो टी होता है, ये क्या आ गया, एलएचएस का है ये पार्ट। अगर आरएचएस को सॉल्व करें तो आरएचएस में क्या है, 2 पाई, जो कि डायमेंशन लेस है, तो सिर्फ रूट एल बाई जी, रूट एल बाई जी का डायमेंशन लिखना है मुझे, यही आरएचएस का डायमेंशन होगा। तो रूट एल बाई जी, एल के लिए एल ही यूज करते हैं हम लोग डायमेंशन में लेंथ के लिए, और जी के लिए क्या यूज कर सकते हैं, अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या कोई भी एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू, अभी हम लोग डिराइव किए थे। अब इसका रूट मतलब पावर 1/2, इतना होना चाहिए डायमेंशन। अब ये एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये टी इस तरफ ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर बनकर जाएगा, ये ऊपर डिनोमिनेटर में -2 है और
तो न्यूमरेटर में +2 होगा और ये हाफ, तो ये हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा और ये देखिए टाइम का डायमेंशन आया, यानी आरएचएस में भी टाइम का डायमेंशन है और एलएचएस में भी किसका डायमेंशन है, टाइम का, इसलिए ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया कि बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन चेक करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। और सेकंड क्या है एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस का, यूनिट कन्वर्जन, मतलब आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्वांटिटी को यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे करेंगे यूनिट कन्वर्जन, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है इसका, जैसे अगर कन्वर्ट करना है आपको कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, ये बताना है, डाइन 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में मुझे, तो ये एसआई यूनिट है फोर्स का और डाइन है सीजीएस यूनिट फोर्स का, तो ये कन्वर्ट कैसे करेंगे डायमेंशन का यूज करके वो देखते हैं। तो इस चीज को जो दिया हुआ है उसको N1 माना जाता है और ये यूनिट को U1 लिख, और यहाँ जो अननोन मेरा वैल्यू है वो N2 और ये यूनिट जो भी है U2 ऐसे लिख देते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना है N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये फॉर्मूला है। N मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और U मतलब यूनिट, N क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और U मतलब यूनिट है उसका। अभी इस क्वेश्चन में मेरा N2 अननोन है तो N2 को क्या लिखा जाएगा, वी कैन राइट N2 इक्वल टू, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, यानी N1 ब्रैकेट में U1 बाई U2, यही होगा ना। N2 क्या होगा, N2 N1 U1, N1 U1 और ये U2 डिवाइड हो गया इधर। अब इसमें 1 SI सिस्टम में है, देखिए 1 जिसको मैंने कंसिडर किया है ये SI सिस्टम है और 2 जिसको मैंने कंसिडर किया है ये सीजीएस सिस्टम में है, 2 जिसको कंसिडर किए वो सीजीएस सिस्टम में, तो N2 ये नंबर अननोन, तो अननोन को लिख दिया यहाँ। N1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें 1 है तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा 1, और ये क्वांटिटी क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है, फोर्स का डायमेंशन इधर लिख लेंगे, ये फोर्स का कन्वर्जन है तो फोर्स होता है MLT-2, ये फोर्स का डायमेंशन है, क्योंकि फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन का डायमेंशन LT-2 और मास का डायमेंशन m, तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2, तो N1 1 हो गया यहाँ। अब यूनिट U1 बाई U2, U1 किस पे है, एसआई सिस्टम में है, तो एसआई सिस्टम में मास का यूनिट लिखा जाएगा और नीचे U2 मतलब सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट लिखा जाएगा और इसका पावर क्या है 1 1। फिर लेंथ के बारे में ऐसे ही, एसआई सिस्टम में U1 मतलब फर्स्ट सिस्टम में यूनिट, लेंथ का यूनिट फर्स्ट सिस्टम में लिखेंगे, फिर लेंथ का यूनिट सेकेंड सिस्टम में लिखेंगे पावर 1, और टाइम का भी यूनिट फर्स्ट सिस्टम में और टाइम का यूनिट सेकेंड सिस्टम में लिखा जाएगा -2। अब यूनिट मतलब क्या होता है, 1 वैल्यू होता है, मास का यूनिट वैल्यू 1 kg, लेंथ का 1 मीटर एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में मास के लिए 1 ग्राम और लेंथ के लिए 1 मीटर होता है, तो N2 इक्वल टू 1 मास। कौन सा सिस्टम में मास का यूनिट लिखना है बताइए, कौन सा सिस्टम में मास का यूनिट लिखना है, तो 1 मतलब एसआई सिस्टम है तो 1 किलोग्राम लिखा जाएगा। वैसे ही कौन सा सिस्टम में यूनिट लिखना है मुझे मास का, डिनोमिनेटर में, सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम होता है, इसका पावर 1। वैसे ही लेंथ एसआई सिस्टम में 1 मीटर और सीजीएस में नीचे L2 है तो सीजीएस में 1 सेंटीमीटर 1। फिर टाइम तो दोनों में सेकेंड ही होता है, एसआई सिस्टम में भी और सीजीएस सिस्टम में भी सेकेंड ही होता है टाइम का यूनिट। तो इसे सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा N2 इक्वल टू, ये अननोन जो वैल्यू था ये दोनों का सेम यूनिट बनाएंगे, तो ये किलोग्राम है ये 1 ग्राम है, तो इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, तो ये 1 ग्राम से 1 ग्राम कैंसिल होगा ये, फिर ये 1 सेंटीमीटर मतलब 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब ये 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल होगा और 1 टू द पावर एनीथिंग इक्वल टू 1, 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, तो ये N2 का वैल्यू कितना आ गया, ये 30 और 2 50, 10 टू द पावर 5, यानी ये जो अननोन था वो आंसर हो गया 10 टू द पावर 5, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ये सेकेंड एप्लीकेशन था डायमेंशन का। अब थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन इज टू डिराइव न्यू फॉर्मूला। अब डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके आप नया फॉर्मूला भी फिजिक्स का बना सकते हैं।
अगर आपको पता है कि वो क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे, किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, ये पता है, तो नया फॉर्मूला भी डिराइव किया जा सकता है डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। तो थर्ड एप्लीकेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का, टू डिराइव न्यू फॉर्मूला, डिराइव न्यू फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि टाइम पीरियड, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि कोई भी क्वांटिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा दिया रहेगा कि एक क्वांटिटी है, यहाँ पे हम लोग टाइम ले लेते हैं, जो कि डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ पेंडुलम पे और एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी ग्रेविटी, इस पे डिपेंड कर रहा है, वो दिया रहा है। तो आपको इसमें रिलेशन याद नहीं आ रहा है एग्जाम में कि क्या रिलेशन है, कि टी इक्वल टू एल स्क्वायर बाई जी है, याद नहीं आ रहा है एग्जाम में क्या है, कि टी इक्वल टू एल प्लस जी है, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कैसे करेंगे, तो टी लेफ्ट साइड में टी लिखेंगे ऐसे, और राइट साइड में मुझे पता नहीं है कि ये क्या है, तो हम मान लेंगे कि ये कुछ कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। और हम ऐसा मान लेंगे कि लेंथ का पावर एक्स होगा फॉर्मूला में, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर वाई होगा, मतलब वेरिएबल्स ले लिए, मुझे पता नहीं है, याद नहीं आ रहा है कि एक्स है कि वाई है, फॉर्मूला भूल गए हम। तो ये एक्स और वाई यहाँ लिख दिया जाएगा। अब दोनों साइड डायमेंशन लिखेंगे, तो इस साइड में टाइम है तो ओनली टी, ये कांस्टेंट, लेंथ के लिए डायमेंशन एल पावर एक्स, और जी के लिए डायमेंशन एल टी माइनस वन माइनस टू और पावर फाइव। अब सब पावर को ऐड करना है मुझे, तो इधर टी और ये के, और टोटल एल टू द पावर, इधर एक्स है और यहाँ एल का पावर वाई है, तो एल का पावर टोटल क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। वैसे ही टी इक्वल टू माइनस टू वाई, ये दोनों हम लोग ऐसे ऐड कर दिए। सेम नंबर का पावर क्या होता है, ऐड होता है, इसलिए ऐसे ऐड कर दिया गया। अब दोनों साइड कंपेयर करना है, तो इस साइड से इधर कंपेयर कीजिए, इधर लेंथ का पावर एक्स प्लस वाई है, जबकि लेफ्ट साइड में लेंथ का पावर कुछ है ही नहीं, तो लेंथ का पावर नहीं है तो जीरो लिख देंगे, यानी एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, जीरो। टाइम के बारे में देखें तो इधर टाइम का पावर है माइनस 2y, और इस साइड में टाइम का पावर है 1, यानी माइनस 2y इक्वल टू होना चाहिए 1, माइनस 2y इक्वल टू 1। तो इससे y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू माइनस हाफ आ जाएगा। अब y का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x इक्वल टू प्लस हाफ आ जाएगा, क्योंकि y के जगह पर -2 पुट करेंगे तो उधर राइट साइड जाकर प्लस हाफ आ जाएगा। 1/2 है ना, -1/2, तो उधर जाके +1/2 होगा। तो x 1/2 आया और y -1/2 आया। तो अब फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, देखिए t इक्वल टू फॉर्मूला होगा k, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और l टू द पावर x, और x का वैल्यू आया है हाफ, यानी लेंथ का पावर होगा हाफ, और g टू द पावर y, और y का वैल्यू माइनस हाफ है, तो g टू द पावर माइनस हाफ। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो k, और हाफ का मतलब होता है रूट, तो l ऊपर में रहेगा नोमिनेटर में, और ये माइनस है यानी नीचे में रहेगा ये चीज। तो देखिए t इक्वल टू कुछ कांस्टेंट √L/G आया। अब ये डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन था कि हम लोग न्यू फॉर्मूला भी इससे डिराइव कर सकते हैं। तो अब आप एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड, वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज एक बार निकालिए और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब सॉल्व कीजिए, और नई क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन डाउट है वो सेंड कीजिए, उसका अलग से वीडियो बना देंगे। ओके।